हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप यू आर डूइंग गुड। हमने पढ़ लिया है पुनर्जागरण और विश्व इतिहास में हमारा जो फर्स्ट टॉपिक था पुनर्जागरण का वो हो चुका है कंप्लीट। आज से हम पढ़ेंगे इंग्लैंड की क्रांति। देखिए इंग्लैंड की क्रांति, अब पुनर्जागरण के बाद जो भी टॉपिक्स है फ्रांस की क्रांति को छोड़ के सारे टॉपिक्स एक दिन में ही कवर किए जाएंगे ताकि जल्दी से जल्दी सिलेबस कंप्लीट हो सके। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम देखते हैं इंग्लैंड की क्रांति। इंग्लैंड की क्रांति और ये संपन्न हुई थी 1688 ईस्वी में। ओके, इंग्लैंड की क्रांति की जहां तक बात है तो इसे अन्य नामों से भी जाना जाता है। इंग्लैंड की क्रांति को रक्तहीन क्रांति, इंग्लैंड की क्रांति को रक्तहीन क्रांति भी कहा जाता है। इंग्लैंड की क्रांति को शानदार क्रांति भी कहा जाता है और इंग्लैंड की क्रांति को गौरवशाली क्रांति भी कहा जाता है। गौरवशाली क्रांति, ठीक है, या फिर कभी कभी आपको लिखा हुआ मिलेगा इंग्लैंड की गौरवशाली क्रांति। ठीक है, देखिए रक्तहीन क्रांति इसे क्यों कहा जाता है? इसे रक्तहीन क्रांति इसलिए कहते हैं कि इतनी बड़ी क्रांति संपन्न हो गई और इसमें जो भी निष्कर्ष आना था, जिसकी भी विजय होनी थी उसकी विजय हो गई और सर्वोच्चता स्थापित हो गई, लेकिन इस संपूर्ण क्रांति में रक्त का एक कतरा भी नहीं गिरा और ना ही लोग युद्ध के लिए युद्ध भूमि में क्रांति के लिए युद्ध भूमि में गए। तो एक बार फिर से समझ लें, इंग्लैंड की क्रांति के दौरान ना तो क्रांति के कारण कोई युद्ध भूमि में गया और ना ही रक्त का एक भी कतरा गिरा, रक्त की एक बूंद भी नहीं गिरी। इस कारण इंग्लैंड की क्रांति को रक्तहीन क्रांति भी कहा जाता है। देखिए क्रांति का अर्थ क्या होता है, पहले आप ये समझ लीजिए। क्रांति का अर्थ यह नहीं होता कि अगर क्रांति की बात सामने आती है तो युद्ध भूमि, देखिए अगर क्रांति वर्ड जो है वो हमारे मन में आता है तो सबसे पहले युद्ध भूमि नजर आने लगती है। युद्ध भूमि के बाद लोग लड़ते हुए, सेनाएं लड़ते हुए नजर आने लगती है। क्रांति का अर्थ लोग यही समझते हैं, लेकिन क्रांति का अर्थ ये नहीं होता है। क्रांति का अर्थ होता है कई सालों से चली आ रही व्यवस्था का अचानक परिवर्तन। कई सालों से, कई वर्षों से चली आ रही जो भी व्यवस्थाएं हैं, चाहे वो राजनीतिक तौर पर हो चाहे वो सामाजिक तौर पर हो, उन पर अचानक आकर के कोई आमूलचूल परिवर्तन हो जाता है और यही कहलाती है क्रांति। जिस प्रकार आपने पुनर्जागरण पढ़ा और पुनर्जागरण में आपने देखा कि इतनी पुरातन जो व्यवस्थाएं थी, मध्यकाल के दौरान जो भी व्यवस्थाएं चली आ रही थी, आधुनिक युग में आकर के ये व्यवस्थाएं परिवर्तित हो जाती हैं। सारी सामंतवादी व्यवस्था, पोप और कुलीनों का ये जो भी आचरण था, ये सारी चीजें क्या हो जाती है, कम हो जाती हैं। तो ये भी एक क्रांति ही है। ठीक है, तो क्रांति क्या है कि प्राचीन काल से या कई वर्षों से चली आ रही व्यवस्थाओं का आकर के अचानक परिवर्तन या फिर कोई आमूलचूल परिवर्तन ही क्या कहलाता है, क्रांति कहलाता है। इसी तरह थी ये इंग्लैंड की क्रांति। इंग्लैंड की क्रांति में भी जो पहले से बहुत सारी व्यवस्थाएं चली आ रही थी कुछ, उनका आकर के अचानक परिवर्तन हो जाता है, उनकी जो स्थिति है वही परिवर्तित हो जाती है और वही आगे चलकर क्रांति का नाम ले लेती है। यही कारण है इसमें रक्त का एक भी कतरा नहीं गिरा और ना ही लोग युद्ध भूमि में गए। इस कारण इस क्रांति को रक्तहीन क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा शानदार क्रांति और गौरवशाली क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। संपूर्ण विश्व के इतिहास में अगर देखें तो इंग्लैंड की क्रांति जो थी वो पहली राजनीतिक क्रांति मानी गई थी। राजनीतिक क्रांति क्या है, आगे आप जब पढ़ेंगे तो आप अपने आप समझ जाएंगे। अब हम आते हैं आगे। अब हम एक पृष्ठभूमि इसकी देख लेते हैं कि आखिर क्या हुआ ऐसा कि यह क्रांति संपन्न हुई या क्रांति के लिए क्या होने लगा, एक आधार तैयार होने लगा। ठीक है, देखिए इंग्लैंड की जो क्रांति हुई थी सन 1688 में, ये हुई थी वहां के शासक स्टुअर्ट वंश का एक शासक था। स्टुअर्ट वंश का एक शासक था जेम्स सेकंड या जेम्स द्वितीय।
और इसी के शासनकाल में इंग्लैंड की क्रांति संपन्न होती है। देखिए एग्जाम में अभी तक जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं वो ज्यादा तहे से नहीं पूछे गए हैं, ज्यादा अंदर जाकर नहीं पूछे गए हैं, ऊपरी तौर पर ही क्वेश्चन पूछे गए हैं, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर केवल बता दें कि इजी बहुत है ये, केवल आप इसे समझ के एक कहानी के रूप में आप इसे याद रख लीजिएगा, बहुत ईजी है। अगर मान लीजिए क्वेश्चन पूछा भी जाता है तो आप इसे करने के योग्य रहें, ठीक है। तो हम पूरा शुरू से देख लेते हैं कि आखिर क्या क्या हुआ। देखिए जो इंग्लैंड की क्रांति का मुख्य कारण था कि इंग्लैंड की क्रांति, आखिर ऐसा क्या हुआ कि क्रांति संपन्न हो गई, इसे क्रांति का नाम दे दिया गया, ऐसा क्या हुआ, ठीक है। तो इसका जो प्रमुख कारण रहा था वो था शासकों और संसद के मध्य संघर्ष। इनके मध्य संघर्ष की स्थिति जो थी वही इंग्लैंड की क्रांति का कारण बना। और अब संघर्ष क्यों था, ये अपने आप को सर्वोच्च दिखाना चाह रहे थे और ये भी अपने आप को सर्वोच्च दिखाना चाह रहे थे। और आप सबको जानने के लिए बता दें, एक प्री का भी क्वेश्चन तैयार हो जाएगा आपसे। पूरे विश्व में देखिए अगर, तो संपूर्ण विश्व में अगर किसी देश में संसद, सबसे पहले संसद की स्थापना हुई है तो वो था इंग्लैंड। इंग्लैंड ही एक ऐसा देश था जहां पर विश्व में सबसे पहले संसद की स्थापना हुई थी। संसद की स्थापना सबसे पहले कहां हुई थी, इंग्लैंड में, ठीक है। इसी कारण संसद और इंग्लैंड के जो भी शासक रहे थे उनके मध्य संघर्ष की स्थिति बनती चली आ रही थी और इस कारण आगे चलकर इतनी बड़ी क्रांति संपन्न होती है, ठीक है। आगे चलते हैं। संसद की अगर बात करें तो यहाँ पर इंग्लैंड में एक शासक हुआ करता था और उसका नाम था हेनरी प्रथम। हेनरी प्रथम, ठीक है। तो इस हेनरी प्रथम ने आपने देखिए कोई भी, अगर ये क्या था, शासक था, संपूर्ण राज्य, संपूर्ण इंग्लैंड की बात करें तो संपूर्ण इंग्लैंड की जो सत्ता थी वो इसी के हाथों में थी और सारे राजनीतिक कार्य करने के लिए इसे किसी की सलाह की जरूरत पड़ती थी, ठीक है। तो हेनरी प्रथम ने संवैधानिक कार्यों में, राजनीतिक कार्यों में सलाह लेने के लिए एक परिषद बनाई। संवैधानिक कार्यों में, राजनीतिक कार्यों में सलाह लेने के लिए एक इसने परिषद का गठन किया। आ रहा है समझ में, हम समझ लेते हैं, हम इसे एक समूह बोल देते हैं, ठीक है। एक समूह का गठन किया जो केवल राजा को उनके कार्यों में सलाह देती थी। वो भी सलाह कब देगी, जब राजा चाहेगा, राजा जब बैठक करेगा कि मुझे अब जरूरत है आपके सलाह की, आपके परामर्श की जरूरत है, तब ये क्या करेगी, राजा को सलाह देगी। आगे चल करके ये सलाहकार परिषद, ये क्या थी, सलाहकार परिषद, सलाहकार परिषद, ठीक है। आगे चलकर ये सलाहकार परिषद क्या कहलाई, याद रखिएगा, क्यूरिया रेजिस। क्यूरिया रेजिस आ रहा है समझ में। सबसे पहले इंग्लैंड के शासक हेनरी प्रथम ने अपने राजनीतिक कार्यों में परामर्श लेने के लिए एक परिषद या समूह की स्थापना की और यह समूह क्या कहलाई, सलाहकार परिषद। और यही सलाहकार परिषद आगे चल करके क्यूरिया रेजिस के नाम से जानी गई, ठीक है। अब हेनरी प्रथम के बाद एक और शासक आता है और उसका नाम था हेनरी सेकेंड। हेनरी सेकेंड, और इस हेनरी सेकेंड ने क्या किया, इस क्यूरिया रेजिस का नाम बदल करके, इस क्यूरिया रेजिस का नाम बदल करके क्या किया, इसका नाम, सॉरी वो हेनरी सेकेंड नहीं, हेनरी थर्ड था, हेनरी थर्ड। और इस क्यूरिया रेजिस का नाम बदल करके इसने कर दिया पार्लियामेंट। पार्लियामेंट, पार्लियामेंट यानी संसद, ठीक है। और तब से इंग्लैंड का ये जो संवैधानिक सलाहकार ये जो परिषद थी हेनरी प्रथम द्वारा तैयार की गई, ये हेनरी तृतीय के बाद से जानी जाने लगी संसद या पार्लियामेंट के नाम से। और इसी संसद, देखिए हेनरी प्रथम ने तो अपनी सलाह देने के लिए बना लिया था, लेकिन हेनरी प्रथम के आगे और हेनरी तृतीय के आगे जो भी शासक वर्ग हुए वो संसद का हस्तक्षेप स्वीकार नहीं करते थे, वो स्वयं ही अपने कार्यों में खुद का ही निर्णय स्वीकार करते थे, ठीक है। तो अब
अब इसके आगे हेनरी तृतीय के आगे अब सारे जो शासक थे वो संसद के नाम से ये जाना जाने लगा, और आगे चलकर स्टुअर्ट वंश की स्थापना हो जाती है इंग्लैंड में, और स्टुअर्ट वंश के जो भी शासक वर्ग आते हैं वो संसद की जो भी दखलंदाजी है वो उनसे बर्दाश्त नहीं होती है। आगे बढ़ते हैं। अब हम देख लेते हैं असली संसद और शासक के मध्य जो संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हुई थी वो कब से हुई थी। ठीक है, 1603 से 1625 तक, 1603 से 1625 की अवधि तक एक शासक रहा और उसका नाम था जेम्स प्रथम। जेम्स प्रथम, और जेम्स प्रथम था स्टुअर्ट वंश का शासक। स्टुअर्ट वंश का शासक आया समझ में। जेम्स प्रथम जो था, देखिए अब कार्यों में सलाह लेना है संसद से, तो संसद का अधिवेशन भी बीच बीच में बुलाना पड़ेगा। संसद का अधिवेशन बुलाने का अर्थ ही यही है कि क्या कार्यों में क्या किया जाए, सलाह ली जाए। अब जेम्स प्रथम जी आते हैं, स्टुअर्ट वंश का शासक था ये, और 1603 से लेकर 1625 तक ये शासन करता है, और अपने इस शासन के दौरान इसने संसद को भंग कर दिया। भंग करने का अर्थ है इसने कोई अधिवेशन ही नहीं बुलाया, और जब तक सरकार शासक की तरफ से, राजा की तरफ से कोई अधिवेशन का बुलावा नहीं आता था तब तक संसद कुछ नहीं कर सकती थी। ठीक है, तो जेम्स प्रथम ने क्या किया, कोई भी अधिवेशन नहीं बुलाया, लगभग 10 वर्षों तक कोई भी अधिवेशन नहीं बुलाया, और इस स्थिति में संसद भंग हो गई। अब आगे चल के इसकी मृत्यु हो जाती है, और हाँ तभी से जेम्स प्रथम के ही शासनकाल से संसद और शासक के मध्य संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होती है। ठीक है, कहां से जो बीज है वो कहां से पड़ जाते हैं, जेम्स प्रथम के ही शासनकाल से। अब जेम्स प्रथम 1625 में जेम्स प्रथम की हो जाती है मृत्यु, और इसका पुत्र चार्ल्स प्रथम इंग्लैंड के सिंहासन पर हो जाता है आसीन। ठीक है, 1625 में हो जाती है उसकी मृत्यु, और 1625 में ही इसका जो पुत्र था चार्ल्स प्रथम, जो 1625 से लेकर 1649 तक रहा था, इसका क्या हो जाता है, राज्याभिषेक किया जाता है। ठीक है, अब ये बनता है शासक, और चार्ल्स प्रथम भी शासक बनने के बाद अपने पिता के ही रश्क के कदम पर चलता है, और यह भी क्या करता है, कोई भी अधिवेशन नहीं बुलाता है। ठीक है, मतलब संसद को कोई अधिकार ही नहीं देता है ये। लेकिन 1625 में जब ये सिंहासन पर आसीन होता है, उस समय पर अगर 1625 की बात करें तो 1625 के टाइम पर इंग्लैंड का जो विवाद था, इंग्लैंड का स्पेन से संघर्ष चल रहा था। इंग्लैंड का स्पेन से संघर्ष चल रहा था, और इस कारण गद्दी पर बैठते ही इसे एक अधिवेशन, चार्ल्स प्रथम को एक अधिवेशन 1625 में बुलाना पड़ा था संसद का। ठीक है, और अगर पूरे अधिवेशनों की बात करें तो चार्ल्स प्रथम को अपने शासनकाल में इसने 3 अधिवेशन बुलाए। चाह नहीं रहा था, संसद को कोई अधिकार नहीं दे रहा था, संसद जो भी निर्णय देती थी उसे उन निर्णयों को ये हृदय से स्वीकार नहीं करता था। मतलब अपने पिता के ही पूरे बताए गए मार्ग पर ये चलता था। अब कारण क्या था अधिवेशन बुलाने का, कि अब संघर्ष हो रहा था, इसे किसी ना किसी की सिंपैथी की आवश्यकता थी। ठीक है, इस कारण 1625 में ये बुलाता है प्रथम अधिवेशन, किसका, संसद का। दूसरा अधिवेशन ये बुलाता है 1626 में, 1626 में ही ये बुलाता है दूसरा अधिवेशन। ठीक है, दूसरा अधिवेशन, और तीसरा अधिवेशन भी ये बुलाता है 1628 में। 1628 में ये क्या करता है, तीसरा अधिवेशन बुलाता है। मतलब अपने पूरे शासनकाल में 3 अधिवेशन बुलाता है संसद के। जब ये तीसरा अधिवेशन बुलाता है, ठीक है, तीसरा अधिवेशन बुलाने के पश्चात संसद के जो भी सदस्य थे उन्होंने इंग्लैंड के शासक जो चार्ल्स प्रथम था उसको एक अधिकार पत्र सौंपते हैं। तीसरे अधिवेशन के दौरान संसद के मेंबर्स जो थे, या संसद
चार्ल्स प्रथम को एक पत्र सौंपती है और उसमें कुछ सीमाएं लिखती है। चार्ल्स प्रथम को एक पत्र सौंपती है, ठीक है, और उसमें कुछ सीमाएं लिखती है। सीमाएं कहे तो मांगे, उसमें कुछ मांगे लिखी जाती है, क्योंकि संसद भी देख रही थी कि इतने सालों से हमारा जो अधिवेशन है बुलाया नहीं गया। देखिए संसद क्या थी, संसद हमेशा से जनसाधारण को लेकर के चलती थी। जैसे अगर हम मान लेते हैं अगर ज्यादा कर आरोपण हो रहा हो तो इसमें कमी करना, अगर राजा शासक क्या होता था ज्यादा कर आरोपण करने की कोशिश करता था तो उसमें कमी लाना, ठीक है, मतलब ये सारी चीजें संसद कर देती थी। लेकिन अधिवेशन नहीं बुलाया गया, इसका भी यही कारण था कि हर चीज में संसद हस्तक्षेप करती थी, लोगों से ज्यादा कर न लेना, जो शासक की जो आर्थिक स्थिति थी उसमें इतना ज्यादा सुधार। देखिए अगर किसी व्यक्ति को पहले 10 रुपए कर मिल रहा है तो उसकी इच्छाएं बढ़ती जाएंगी और उसे लगेगा कि हम कल 100 रुपए कर वसूलेंगे और इच्छाएं क्या होंगी, बढ़ती जाएंगी। अब संसद अगर हस्तक्षेप करती तो 10 से ये 100 रुपए बढ़ने नहीं देती। इसी कारण अधिवेशन नहीं बुलाया जाता था कि संसद क्या करेगी, हस्तक्षेप करेगी। इसी कारण चार्ल्स प्रथम ने जब अपना तीसरा अधिवेशन बुलाया संसद का, तो संसद के जो मेंबर्स थे इन्होंने कुछ मांगे अंकित की एक पत्र पर और वह पत्र चार्ल्स प्रथम को सौंपा। अब मांगे क्या क्या थी? पहली मांग थी कि संसद की स्वीकृति के बिना जनता पर कोई कर ना लगाया जाए। पहली मांग थी कि संसद से बिना पूछे, ठीक है, जनता पर कोई कर ना लगाया जाए। ना लगाया जाए, ठीक है, याद रखिएगा, मतलब संसद की स्वीकृति के बिना जनता पर कोई कर न लगाया जाए। दूसरी मांग ये थी जब तक न्यायालय द्वारा कोई व्यक्ति अपराधी ना सिद्ध कर दिया जाए, जब तक न्यायालय द्वारा कोई व्यक्ति अपराधी सिद्ध ना कर दिया जाए तब तक उस व्यक्ति को बंदी गृह में नहीं रखा जाना चाहिए। बंदी गृह में नहीं रखा जाना चाहिए, ठीक है। और लिखा हुआ था कि शांति काल में जब स्थिति काफी अच्छी हो, शांति काल में सैनिक कानूनों का प्रयोग ना, देखिए कुछ कानून उस टाइम पर भी बहुत सारे कानून यहां पर हुआ करते थे, तो वही बताया गया कि शांति काल में सैनिक कानून ना लगाया जाए। और इस तरह से कई सारी मांगे संसद ने रखी। आ रहे समझ में? अब इस स्थिति में चार्ल्स के पास केवल एक ही रास्ता था कि ये इनकी मांगों को स्वीकार कर ले, और चार्ल्स इनकी मांगों को स्वीकार कर लेता है, लेकिन केवल सामने से, अपने मन से उसने इन मांगों को कभी भी स्वीकार नहीं किया। आ रहे समझ में? आप देखते हैं आगे क्या होता है। अब चार्ल्स प्रथम धीरे धीरे क्या करते हैं, इनकी मांगों को, देखिए अब मांगे तो सामने से मान ली गई, हस्ताक्षर कर दिए गए उस पत्र पर, लेकिन वो मन से नहीं मांगेगा, मन से उन मांगों को नहीं मानेगा और धीरे धीरे संसद की अवहेलना करना उसने शुरू कर दिया, संसद को नीचा दिखाना शुरू कर दिया। किसने? चार्ल्स प्रथम ने, ठीक है। अब चार्ल्स प्रथम अवहेलना करेगा संसद की बातों का, इसका मतलब क्या होगा कि जनता पर अधिक से अधिक कर लगाएगा, जो बेकसूर है उनको जबरदस्ती क्या दिया जाएगा, दंड दिया जाएगा। जैसा कि अभी इन्होंने मांग रखी थी कि जब तक न्यायालय प्रूव्ड ना कर दे तब तक किसी बंदी को जेल में ना रखा जाए, ठीक है, बिना किसी भी कारण के सैनिक कानूनों का प्रयोग ना किया जाए। लेकिन वो वही करता था केवल अपनी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए, और एक तरह से क्या हो गया था, निरंकुश शासक हो गया था वो। निरंकुश शासक, निरंकुश का अर्थ मैंने बताया था, इसका अर्थ होता है कि जो शासक जो भी चाहे उसके मन में जो आए वो किसी की भी बातों को ना मानते हुए खुद की बातें माने और खुद ही सारे कानून और सारी व्यवस्थाएं आरोपित कर दे जनता पर। इसे कहते हैं निरंकुश व्यवस्था, ठीक है। तो धीरे धीरे क्या हो गया, चार्ल्स प्रथम जो है वो निरंकुश होता चला गया। अब चार्ल्स प्रथम जो शासक है ये निरंकुश होगा तो सीधी सी बात है जनता में आक्रोश व्याप्त होगा। अब जनता में आक्रोश व्याप्त हुआ और जनता जो है वो, और कौन सी जनता? वह जनता जो संसद की समर्थक थी, और इस जनता ने चार्ल्स प्रथम के खिलाफ क्या किया कि आवाज उठाई, ठीक
ठीक है। इस जनता ने क्या किया, चार्ल्स प्रथम के खिलाफ, उसके विरुद्ध संघर्ष शुरू कर दिया, उसके खिलाफ आवाज उठाने लगा। आगे चलकर यह संघर्ष बढ़ता गया और अंत में संसद की विजय होती है, संसद की विजय होती है और चार्ल्स प्रथम की हो जाती है पराजय। चार्ल्स प्रथम की हो जाती है पराजय और चार्ल्स प्रथम को 30 जनवरी 1649 में, ये 1649 तक ही रहा था, पराजय हो जाने के पश्चात 30 जनवरी 1649 में चार्ल्स प्रथम को दे दी जाती है फांसी। आ रहे समझ में? संघर्ष में चार्ल्स प्रथम की क्या हो जाती है पराजय और आगे चल के 30 जनवरी 1649 में चार्ल्स प्रथम को दे दी जाती है फांसी। अब आगे देखते हैं क्या होता है। अब 1649 से लेकर 1653 तक, देखिए 1649 में जब इसे फांसी दे दी गई तो इंग्लैंड की गद्दी क्या हो जाती है, खाली हो जाती है। तो 1649 से लेकर के 1653 तक इस अवधि के दौरान संसद का शासन रहता है इंग्लैंड पर। आ रहे समझ में? गद्दी खाली होने के पश्चात 1649 से लेकर 1653 के मध्य संसद का रहता है वहां पर शासन। अब 1653 में एक सैनिक, देखिए राजा के सैनिक हुआ करते थे, सैनिक और सेनापति हुआ करते थे, और सेनापति और सैनिक का खास तौर पर सेनापति का बहुत अच्छा रोल होता था, बहुत अच्छा उसकी प्रतिष्ठा जो होती थी वो राज्य में बहुत अच्छी होती थी। तो एक सेनापति था, उसका नाम था क्रॉमवेल। ठीक है, एक सेनापति था और उसका नाम था क्रॉमवेल। तो 1653 में ये संसद को हटा देता है और खुद राज्य पर सैनिक शासन स्थापित कर लेता है। देखिए कितने सारे लोगों के शासन रहे। आ रहा है समझ में? तो 1653 में क्रॉमवेल का शासन हो जाता है और ये क्या, सैनिक शासन, वहां पर सैनिक शासन की जो व्यवस्था थी वो वहां पर उत्पन्न हो जाती है और यह भी एक निरंकुश शासक के समान व्यवहार करने लगता है, निरंकुश शासन। अब निरंकुश शासन, जब निरंकुशता व्याप्त हो जाती है तो अब जरूरत आन पड़ती है कि फिर से जैसे राजतंत्र व्यवस्था चली आ रही थी फिर से वैसे ही राजतंत्र वाली व्यवस्था अपनाई जाए। आ रहे समझ में? जब क्रॉमवेल सैनिक शासन का क्या कर देता है, वहां पर जमाव कर देता है, सैनिक शासन व्यवस्था लागू कर देता है, तो इस स्थिति में क्रॉमवेल जो होता है निरंकुश शासक के समान व्यवहार करने लगता है और इस स्थिति में यह जरूरत आन पड़ती है कि अब क्या किया जाए, वहां पर पुरानी जो राजतंत्रात्मक व्यवस्था चली आ रही थी उसे अपनाया जाए। ठीक है, अब क्या होता है इस स्थिति में, हाँ इस स्थिति में चार्ल्स द्वितीय जो था, चार्ल्स द्वितीय, अब जब राजतंत्रात्मक व्यवस्था की जरूरत आन पड़ती है, सारे जो पहले कानून संसद द्वारा बनाए गए थे सारे कानूनों को इसने भंग कर दिया, इतना ज्यादा कर आरोपित कर दिया जनता पर कि जनता एकदम इससे असंतुष्ट हो चुकी थी। इस स्थिति में फिर से राजतंत्रात्मक प्रणाली लाई जाती है और चार्ल्स द्वितीय को क्या बनाया जाता है, वहां का शासक बनाया जाता है और उसे गद्दी पर बिठाया जाता है। अब चार्ल्स द्वितीय 1685 में चार्ल्स द्वितीय की भी मृत्यु हो जाती है। 1685 में ये सारे स्टुअर्ट वंश के ही शासक रहे हैं। ठीक है, 1685 में चार्ल्स द्वितीय की हो जाती है मृत्यु और फिर उसके पश्चात इसका जो पुत्र है, इसके पश्चात इसका पुत्र बनता है शासक जेम्स द्वितीय। जेम्स द्वितीय कब बनता है, ऊपर लिख देती हूं मैं, जेम्स द्वितीय बनता है शासक 1685 में। जेम्स द्वितीय बहुत ही ज्यादा हठी, बहुत ही ज्यादा जोर जबरदस्ती वाला, जनता की बिल्कुल भी भावनाओं को ना समझने वाला निरंकुश शासक प्रतीत हुआ।
ठीक है, कौन? जेम्स द्वितीय। और इसी कारण 1685 में ये गद्दी पर बैठता है और इसके शासन के तीसरे वर्ष 1688 में क्या हो जाता है? इंग्लैंड की क्रांति हो जाती है। इंग्लैंड की क्रांति हो जाती है। तो क्या समझ में आया? इंग्लैंड की क्रांति की जो पृष्ठभूमि है वो इंग्लैंड की प्राचीन व्यवस्था से ही तैयार हो रही थी और आगे चल के स्टुअर्ट वंश के शासक जेम्स द्वितीय के शासनकाल में आकर के ये क्रांति संपन्न हो जाती है। ठीक है, हम बात कर रहे थे जेम्स द्वितीय की। जेम्स सेकेंड। जेम्स द्वितीय जो था वो कैथोलिक धर्म का बहुत बड़ा फॉलोवर था। ये किस धर्म को मानता था? कैथोलिक धर्म को। ओके, और उसके अलावा जो प्रोटेस्टेंट धर्मावलंबी थे उनके साथ ये बहुत ज्यादा गलत व्यवहार करता था। प्रोटेस्टेंट धर्मावलंबियों के साथ बहुत गलत व्यवहार करता था। ठीक है, उन्हें हर जगह नीचा दिखाना, कर व्यवस्था में भी भेदभाव करना, मतलब हर जगह उन्हें नीचा दिखाना और उनके साथ गलत व्यवहार करना इसका काम था। किसके प्रति? प्रोटेस्टेंट के प्रति। अब बात क्या हो गई? अब बात ये थी, जेम्स द्वितीय की थी 2 पत्नियां। अच्छे से समझिएगा, जेम्स द्वितीय की थी 2 पत्नियां। ठीक है, इसकी जो पहली पत्नी थी ये थी प्रोटेस्टेंट धर्म की फॉलोवर। ठीक है, ये प्रोटेस्टेंट धर्म को ये क्या करती थी? मानती थी। इसकी जो दूसरी पत्नी थी ये भी थी कैथोलिक की फॉलोवर और इसकी प्रोटेस्टेंट धर्म की घोर विरोधी थी। कौन? इसकी दूसरी पत्नी। अब इसकी जो पहली पत्नी थी, पहली पत्नी को थी एक पुत्री और पुत्री का नाम था मेरी, और मेरी भी क्या थी? प्रोटेस्टेंट धर्म की ही फॉलोवर थी। दूसरी पत्नी को कोई संतान नहीं थी। आ रहा है समझ में? अब देखिए, जो इंग्लैंड की जनता थी, प्रोटेस्टेंट धर्मावलंबी जो थे, जो भी प्रोटेस्टेंट धर्म को मानते थे, अधिकांश लोग जो थे वहां पे प्रोटेस्टेंट धर्म को ही मानते थे। ठीक है, अब उनके प्रति इसका जो व्यवहार था, प्रोटेस्टेंट जनता के प्रति जेम्स द्वितीय का जो व्यवहार था वो व्यवहार सही नहीं था, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया। ठीक है, अब देखिए क्या होता है। अब जनता को यह पता था कि इसकी पहली पत्नी जो है ये प्रोटेस्टेंट धर्म को मानती है, उसकी पुत्री मेरी भी प्रोटेस्टेंट धर्म को मानती है और पुत्री की शादी हुई थी हॉलैंड के राजकुमार से। हॉलैंड के राजकुमार से इसकी शादी हुई थी और उस राजकुमार का नाम था विलियम, और विलियम भी प्रोटेस्टेंट धर्म को ही मानता था। तो यहाँ की जनता को यह विश्वास था कि जेम्स द्वितीय भले कैथोलिक धर्म को मानता है, लेकिन जेम्स द्वितीय की मृत्यु के बाद, चूंकि इसकी दूसरी पत्नी को कोई संतान नहीं है, तो जेम्स द्वितीय की मृत्यु के बाद इसकी पुत्री मेरी और दामाद विलियम ही इंग्लैंड के सिंहासन पर बैठेंगे और हमारा जो भी हमारे साथ जो दुर्व्यवहार किया जा रहा है प्रोटेस्टेंट धर्म के होने के कारण, ये सारी चीजें ये खत्म कर देंगे और सबको समान व्यवहार समान रूप से देखा जाएगा। अब देखिए ट्विस्ट क्या आता है। ट्विस्ट ये आता है आगे चल के जून 1688 में जो इसकी दूसरी पत्नी थी, इसको हो जाता है एक पुत्र। इसकी जो दूसरी पत्नी थी कैथोलिक धर्म की फॉलोवर, ये एक पुत्र को जन्म देती है जून 1688 में। अब जनता हो जाती है आक्रोशित क्या, जनता डर जाती है। यह डर जाती है कि अभी तक तो हम यह सोच रहे थे कि जेम्स द्वितीय हमारे साथ जो व्यवहार कर रहा है हम करने देते हैं, कोई बात नहीं, केवल कुछ दिनों के लिए ही ये व्यवहार होगा और इसके बाद इसकी पुत्री जो कि प्रोटेस्टेंट धर्म की फॉलोवर थी वो सिंहासन पर बैठेगी, तो हमारा जो जीवन है, हमारा जो समाज में हमें जो नीचे दिखाया जा रहा है, ये सारी चीजें समाप्त हो जाएंगी। लेकिन अब इसको हो गया है पुत्र। अब पुत्र
जो हुआ है इसकी माँ कैथोलिक धर्म की फॉलोवर है और इस पुत्र का भी लालन पालन किस धर्म के अनुसार किया जाएगा, कैथोलिक धर्म के अनुसार किया जाएगा। और आगे चलकर जेम्स द्वितीय के बाद इसका पुत्र ही सिंहासन पर बैठेगा। मतलब जो हमारे साथ व्यवहार अभी हो रहा है वही व्यवहार हमारे साथ आगे भी होता रहेगा। और जनता हो जाती है आक्रोशित और आवाज उठाने लगती है। अब आवाज क्या उठाने लगती है, आगे चलते ये देखते हैं। अब जैसे ही जनता को पता चलता है इसके पुत्र के बारे में, जनता जाती है डर, जनता डर जाती है। और किसी दल के, कुछ दल थे वहां पर प्रोटेस्टेंट धर्म के, उस दल के पादरियों ने मेरी और विलियम को किया आमंत्रित। ठीक है, अभी जेम्स द्वितीय को कुछ भी नहीं पता है, तो दल के पादरी जो थे उन्होंने किया मेरी और विलियम को आमंत्रित। मेरी और विलियम कौन थे, जेम्स द्वितीय की बेटी और दामाद थे जो कि प्रोटेस्टेंट धर्म को मानते थे। अब मेरी और विलियम को जैसे ही इनका आमंत्रण मिलता है ये इनके आमंत्रण को स्वीकार कर लेते हैं। और इसके कारण, इसके पीछे भी एक कारण था, चूंकि जब ये निमंत्रण विलियम को प्राप्त होता है, हॉलैंड का राजकुमार था ये चूंकि, तो उस समय विलियम फ्रांस का उस समय पर शासक था लुई 14वां। उस समय विलियम फ्रांस के शासक लुई 14वां के साथ संघर्ष कर रहा था और उसे ये पता था कि फ्रांस की इस विशाल सेना से मैं नहीं जीत सकता। और अंततः ये क्या कर लेता है विलियम, इंग्लैंड के जो पादरी थे उनके आमंत्रण को स्वीकार कर लेता है और ये चल पड़ते हैं इंग्लैंड की ओर। अब विलियम और मैरी जो थे अपने सैनिकों के साथ निकल पड़ते हैं और आकर के नवंबर 1688 में इंग्लैंड के टोरबे बंदरगाह पर उतरते हैं। आ रहे समझ में, आमंत्रण को स्वीकार करके निकल पड़ते हैं और नवंबर 1688 में पहुंचकर अपने सैनिकों के साथ पहुंचकर इंग्लैंड के टोरबे बंदरगाह में ये उतरते हैं। और जैसे ही जेम्स द्वितीय को पता चलता है वो अपने सैनिकों को लेकर के इनसे युद्ध करने चला जाता है। किनसे, विलियम से युद्ध करने चला जाता है। ठीक है, अब देखिए जैसे युद्ध स्टार्ट होता है तो जो जेम्स द्वितीय था, जेम्स द्वितीय को धीरे धीरे यह आभास होने लगता है कि हो ना हो मेरी जनता ही मेरे साथ विश्वासघात कर रही है। मेरे साथी ही जो मेरे जान पहचान के हैं, जो मेरे अगल बगल खड़े होते हैं, वही मेरे साथ विश्वासघात कर रहे हैं। और ये बात सच थी। ठीक है, तो धीरे धीरे जेम्स द्वितीय को पता चलने लगता है और जेम्स द्वितीय हारने भी लगता है, क्योंकि अब इसके सैनिक जो कि पहले जेम्स द्वितीय के साथ रहते हैं और जेम्स द्वितीय को भी यही पता होता है कि सैनिक मेरे हैं, लेकिन युद्ध भूमि में आकर के ये उस साइड हो जाते हैं, मतलब विलियम के पक्ष में हो जाते हैं। अब धीरे धीरे जेम्स द्वितीय को पता चलने लगता है, जेम्स द्वितीय युद्ध भूमि छोड़ करके भाग जाता है और इंग्लैंड ही छोड़ करके ये भाग जाता है। आया समझ में। अब इस स्थिति में विलियम और मेरी जो है वो सिंहासन पर बैठते हैं। विलियम और मेरी क्या होते हैं, सिंहासन पर बैठते हैं। ठीक है, और आगे चलकर जनवरी 1689 में, नवंबर वही लगभग 2 महीने बाद, जनवरी 1689 में संसद का एक अधिवेशन बुलाया जाता है और उस संसद के अधिवेशन में बिल ऑफ राइट्स पारित किया जाता है। संसद का बुलाया जाता है अधिवेशन और इस अधिवेशन में बिल ऑफ राइट्स पारित किया जाता है। और इसमें बिल ऑफ राइट्स पारित करने का औचित्य क्या था, बिल ऑफ राइट्स पारित करने के बाद संसद के पास जो भी अधिकार थे, संसद को जो भी अधिकार दिए गए थे, पहले तो यह था कि राजा चाहे तो उनके अधिकारों को छीन भी सकता था, लेकिन बिल ऑफ राइट्स पारित होने के बाद यह कहा गया कि संसद के जो भी अधिकार है वो राजा छीन नहीं सकता, अर्थात उनके अधिकारों को कानूनी रूप से मान्यता दे दी गई। आ रहा है समझ में।
बिल ऑफ राइट्स के माध्यम से संसद के अधिकारों को कानूनी मान्यता दे दी गई। ओके, इसके अलावा पहले सैनिकों की भर्ती, सेना में सैनिकों की भर्ती राजा क्या करता था, लेकिन बिल ऑफ राइट्स के बाद सेना में सैनिकों की भर्ती का भी जो दायित्व है वो संसद ने ले लिया। इसके अलावा आप देखिए, आपने पढ़ा 10-10, 12-12 सालों तक संसद का कोई भी अधिवेशन नहीं बुलाया गया, संसद का कोई भी सत्र आयोजित नहीं किया गया, लेकिन बिल ऑफ राइट्स पारित होने के बाद यह कहा गया कि साल में एक बार कम से कम की बात है, साल में एक बार कम से कम संसद का एक अधिवेशन जरूर बुलाया जाएगा। अब अधिक से अधिक कितने भी हो सकते हैं, लेकिन कम से कम एक अधिवेशन जरूर क्या होगा, बुलाया जाएगा। इसके अलावा यह डिसाइड किया गया इसके अंतर्गत कि अब आगे विलियम और मेरी के बाद जो भी अब शासक बनेगा इंग्लैंड के, वह सारे शासक प्रोटेस्टेंट धर्म के बनाए जाएंगे। जितने भी शासक अब आगे चल के बनेंगे, सारे शासक जो होंगे प्रोटेस्टेंट धर्मावलंबी होने चाहिए। और इसी तरह से विलियम और मेरी को सत्ता संभालने के लिए आमंत्रित किया गया था और उन्हें सत्ता दे दी गई, उन्हें शासक बना दिया गया और उनसे ये सारी शपथ ली गई कि जो हम बिल ऑफ राइट्स में बातें बता रहे हैं, जो भी कानून लागू कर रहे हैं, वो सारे कानून आपको मानने पड़ेंगे। और इस तरह से हो जाती है क्रांति। क्रांति का मतलब देखिए, जितनी सारी आपने घटनाएं पढ़ी, यही क्रांति थी। अब हम देख लेते हैं इंग्लैंड की क्रांति के कारण, कि आखिर क्या कारण रहे, जेम्स जूती ने आखिर ऐसी कौन कौन सी परिस्थितियां उत्पन्न कर दी कि आखिर जनता जो है क्रांति के लिए उठ खड़ी हुई। तो हम देखते हैं सबसे पहले कारण। ओके, देखिए, आप सभी को पता हो गया कि जिस टाइम पर जेम्स जूती इंग्लैंड पर शासन कर रहा था, उसी समय पर फ्रांस में लुई 14वां का शासन था। फ्रांस में कौन शासन कर रहा था? लुई 14वां। ठीक है। अब ये जो लुई 14वां था, ये भी था कैथोलिक धर्म का बहुत बड़ा फॉलोवर और प्रोटेस्टेंट का घोर विरोधी। समझ में आया? और मैंने बताया ही था कि फ्रांस की जो शक्ति थी उस समय पर, वो बहुत ज्यादा थी, इंग्लैंड से बहुत ज्यादा, काफी विशाल देश हुआ करता था फ्रांस। अब इंग्लैंड का जो शासक था, कौन सा? जेम्स द्वितीय। जेम्स द्वितीय ने ये सोचा कि अभी तो हमारे पास कोई हमारे ऊपर कोई आक्रमण नहीं हो रहा है, अभी तो हमको जरूरत नहीं है, लेकिन भविष्य में यदि हमारे ऊपर कोई आक्रमण होता है या फिर कोई भी ऐसी परिस्थिति आन पड़ती है, तो लुई 14वां क्या करेगा? हमारी मदद करेगा, हमें सैनिक से या फिर हमें आर्थिक सहायता पहुंचाएगा। और ऐसा कब होगा? जब जेम्स द्वितीय लुई 14वां से क्या कर ले? मित्रता कर ले। अब मित्रता करने के लिए उसने ये सोचा कि लुई 14वां जो चीजें करता है, जो चीजें अपनाता है लुई 14वां, अब जैसे वो कैथोलिक धर्म का बहुत बड़ा फॉलोवर था, प्रोटेस्टेंट धर्म का बहुत बड़ा विरोधी था, तो इसी प्रकार इसके जैसा ही कुछ कार्य मैं भी करूं, तो जो लुई 14वां है वो मेरे पर खुश होगा और मेरे से मित्रता जो होगी उसकी और गहरी हो जाएगी और समय आने पर यह हमारा साथ देगा। इसी कारण जेम्स द्वितीय ने क्या शुरू कर दिया? प्रोटेस्टेंट का विरोध, प्रोटेस्टेंट का शुरू कर दिया विरोध। आगे समझ में आपको? केवल क्यों किया इसने प्रोटेस्टेंट का विरोध? क्योंकि लुई 14वां से इसे मित्रता करनी थी। अब मित्रता तो बहुत दूर की बात हो गई, प्रोटेस्टेंट जनता ही इसके ऊपर हावी हो गई। आगे समझ में? तो इसका पहला जो कारण रहा प्रमुख, वो था फ्रांस के साथ मित्रता। पहला जो कारण था वो था फ्रांस के साथ मित्रता। अब चूंकि ये प्रोटेस्टेंट का क्या हो गया? जेम्स द्वितीय विरोधी हो गया। अब इसने देखिए, अगर उनको कर के लिए कोई भी उनका अपमान करता है, प्रोटेस्टेंट का यदि जेम्स द्वितीय अपमान करता तो सही था, ठीक है, कर के लिए बाध्य करता तो भी सही था, लेकिन उसने सरकारी पदों में, चाहे वो विश्वविद्यालय हो या अन्य कोई पद हो, सरकारी पदों में भी उसने कैथोलिकों की ही नियुक्ति शुरू कर दी और प्रोटेस्टेंट को उसमें नियुक्ति नहीं दी जाती थी। केवल किस कारण? अपने धार्मिक व्यवहार के कारण। आ रहा है समझ में? और
और साथ ही साथ कैथोलिक चर्च में भी यह वृद्धि चाहता था। ठीक है, तो इसके दूसरा जो कारण रहा क्रांति का, वो इसकी धार्मिक नीति। धार्मिक नीति के कारण वह क्या करता, कैथोलिक धर्म का जो चर्च था उसकी शक्ति में विस्तार करना चाहता था। जितने भी सरकारी पद थे, चाहे वो विश्वविद्यालय के हो या फिर अन्य कोई पद हो, सभी में कैथोलिकों की नियुक्ति शुरू कर दी और प्रोटेस्टेंटों की नियुक्ति प्रतिबंधित कर दी। इस कारण प्रोटेस्टेंट जनता में क्या हुआ, आक्रोश व्याप्त हुआ और यही आक्रोश जो है वो 1688 में क्रांति के रूप में सामने आया। आ गया समझ में? आगे बढ़ते हैं। अब एक चर्च का नाम हमने पढ़ा था, एंग्लिकन चर्च। अब एंग्लिकन चर्च क्या है आप मुझे बताएंगे, मैसेज में आंसर करेंगे। ठीक है, तो एंग्लिकन चर्च देखिए, एक टेस्ट एक्ट लाया गया था पहले, इसके टेस्ट एक्ट लाया गया था जेम्स द्वितीय के पहले ही। ठीक है, जब वो कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट में जब विवाद चल रहा था, विवाद कब, हम पुनर्जागरण प्रबोधन के टाइम की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो टेस्ट एक्ट लाया गया था, लगभग पुनर्जागरण भी तो 16वीं शताब्दी तक ही हुआ। ठीक है, प्रबोधन 16वीं से 18वीं शताब्दी, तो इसी टाइम पर लाया गया था टेस्ट एक्ट। और टेस्ट एक्ट में ये कहा गया था कि केवल एंग्लिकन चर्च के जो अनुयायी हैं, जो एंग्लिकन चर्च के जो भी अनुयायी हैं, वही सरकारी पदों पर नियुक्त हो सकते हैं और कैथोलिकों की नियुक्ति इसमें प्रतिबंधित कर दी गई थी। कैथोलिक जो फॉलोवर्स है धर्म के, वो इसमें नियुक्त नहीं हो सकते थे। अब ये जो टेस्ट एक्ट था, ये टेस्ट एक्ट क्या था, जेम्स का विरोधी था। अब कैथोलिकों की नियुक्ति उसमें नहीं हो सकती, केवल एंग्लिकन चर्च के अनुयायी इसमें नियुक्त हो सकते हैं। तो ये क्या होगा, जेम्स द्वितीय का विरोध ही कर रहा है इसका मतलब। इस कारण से जेम्स द्वितीय ने टेस्ट एक्ट को समाप्त करना चाहा। जब इसने समाप्त करना चाहा और संसद के सामने ये बात रखी गई, तो संसद ने इस एक्ट को समाप्त करने से मना कर दिया और अंततः जेम्स द्वितीय ने संसद का ही स्थगन कर दिया कि ना रहेगी संसद, ना रहेगा टेस्ट एक्ट। आगे समझ में? तो अगला कारण जो था इसका क्रांति का, वो था टेस्ट एक्ट का विरोध। और विरोध किसने किया, विरोध किया जेम्स द्वितीय ने। और इसके अंतर्गत जो भी एंग्लिकन चर्च शब्द आया है उसके बारे में आप मुझे जरूर बताएंगे। उसके बाद क्या किया इसने, जो भी व्यक्ति कैथोलिक धर्म का विरोध करता था, जो भी व्यक्ति कैथोलिक धर्म का विरोध करता था, उस व्यक्ति को दंड देने के लिए एक न्यायालय की स्थापना कराई कि जो व्यक्ति कैथोलिक धर्म का विरोध करेगा उसको दंड दिया जाएगा और दंड मृत्यु दंड भी हो सकता है। ठीक है, और उस कोर्ट का नाम था, उस न्यायालय का नाम था खूनी न्यायालय। खूनी न्यायालय या कोर्ट ऑफ हाई कमीशन, कोर्ट ऑफ हाई कमीशन। और एक और नाम था इसका धार्मिक न्यायालय, धार्मिक न्यायालय। इसका नाम था धार्मिक न्यायालय या फिर कोर्ट ऑफ हाई कमीशन ही। लेकिन क्या किया जाता था, वही बताया मैंने कि कैथोलिक धर्म का जो व्यक्ति विरोध करता था उस व्यक्ति को और इस न्यायालय के जो लोग थे, ठीक है, जो भी जस्टिस हुआ करते थे, उन्हें राजा की बातें माननी पड़ती थी। इस कारण जो व्यक्ति विरोध करता था कैथोलिक धर्म का, उसको दंड दिया जाता था, यहाँ तक कि मृत्यु दंड भी उसको दिया जाता था। और इसी कारण इस न्यायालय को खूनी न्यायालय की संज्ञा दी गई। ठीक है, अब किसी धर्म का विरोध करेगा उसे मृत्यु दंड दे दिया जाएगा, तो जनता में आक्रोश तो आएगा ही। और जनता में इस आक्रोश का जो कारण बना वो बना खूनी न्यायालय। और इसी कारण क्रांति का मार्ग क्या होता है, प्रशस्त होता है और खुलता जाता है। अब राजा इतना ज्यादा निरंकुश था, जब चाहता किसी कानून को समाप्त कर देता, जब चाहता किसी कानून को लागू कर देता। मतलब कोई ढंग ही नहीं रह गया था, कानून नाम का कोई अस्तित्व ही नहीं रह गया था। संसद जो भी नियम ला रही है, कोई नियम है या नहीं है कोई मतलब नहीं है। अगर राजा के मन का नियम है तो वो उसे रखेगा, अगर राजा का मन नहीं है उस नियम को लागू करने का तो उसे हटा देगा। ठीक है, तो स्थगन मतलब हटाना और विमोचन का अधिकार। स्थगन और विमोचन के कारण भी जनता में काफी ज्यादा अव्यवस्था फैली
कोई भी कानून जब मन चाहे कोई भी नियम हटाना और कोई भी नियम को लागू कर देना। ठीक है, इस कारण भी जनता आक्रोशित हुई और क्रांति के लिए आगे बढ़ी। आगे बढ़ते हैं। सबसे बड़ा काम जो इसने किया, जैसे ही इसने गद्दी संभाली, जेम्स द्वितीय ने जैसे ही गद्दी संभाली, इसने अपनी स्थायी सेना में वृद्धि करना शुरू कर दिया। स्थायी सेना का क्या कार्य होता है? स्थायी सेना ऐसी सेना होती है कि अचानक, मतलब स्थायी सेना परमानेंट बनी रहती है। राजा के पास स्थायी सेना परमानेंट बनी रहती है और अचानक से यदि कोई युद्ध कर देता है बिना बताए हुए, या फिर ऐसी कोई परिस्थिति आ जाती है, तो स्थायी सेना को ही काम दिया जाता है, स्थायी सेना को ही वो चीज सौंपी जाती है। तो धीरे धीरे क्या किया गया? इसने अपनी स्थायी सेना में वृद्धि कर दी, स्थायी सेना में वृद्धि कर दी। ठीक है, अब स्थायी सेना में वृद्धि करने में स्थायी सेना के अंतर्गत जो भी सैनिक नियुक्त किए गए सारे सैनिक कैथोलिक धर्म से थे, कोई सैनिक इसमें प्रोटेस्टेंट धर्म का नहीं था। इस कारण भी प्रोटेस्टेंट जनता में व्याकुल होएगी, क्योंकि स्थानीय सेना में केवल, मतलब और जगह तो चलता है, लेकिन सरकारी नियुक्तियों में, विश्वविद्यालयों में, सेनाओं में भर्ती में ये सब कैथोलिक धर्म का ही वर्चस्व होना, ये बात उन्हें हजम नहीं हो रही थी। ठीक है, देखो स्थायी सेना में क्या हुआ, केवल कैथोलिकों की नियुक्ति की गई। इसके अलावा जिस समय जेम्स द्वितीय ने गद्दी संभाली थी, उस समय का अगर वातावरण देखे कि उसके कोई शत्रु थे, कि कोई अन्य देश उसका कोई विरोधी था, ऐसा कुछ भी नहीं था। वातावरण एकदम शांत था, ना तो कोई जेम्स द्वितीय का शत्रु था उस समय पर, ना तो कोई देश उसका विरोधी था। लेकिन फिर भी स्थायी सेना में वृद्धि की किसने? जेम्स द्वितीय ने। तो ये बात जो थी वो जनता को सही नहीं लग रही थी कि आखिर क्या कारण है कि अपनी स्थायी सेना में वृद्धि कर रहा है और सेना में भी उन्हीं लोगों को रख रहा है जो कि कैथोलिक धर्म को मानते हैं। ठीक है, तो इस कारण भी लोग डर गए और आगे चलकर क्रांति के लिए उठ खड़े हुए। आगे चलते हैं। अब सरकारी नौकरी में तो कर रहा था, स्थायी सेना में भी कर रहा था, या अब उसने विश्वविद्यालय में भी हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। वो आप पहले मैं बता भी चुकी हूं। तो अगला सबसे बड़ा कारण इसका ये भी बनता है, विश्वविद्यालयों में हस्तक्षेप। यहां तक कि इंग्लैंड में आप सभी जानते होंगे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, इसमें भी जो कुलपति रखे जाते थे वो भी राजा के ही इच्छा अनुसार रखे जाते थे। और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में एक हुआ करता था कुलपति, और उस कुलपति ने किसी कारणवश कैथोलिक धर्म के एक व्यक्ति को डिग्री देने से इनकार कर दिया। कोई भी कारण रहा होगा, केवल इस कारण से राजा ने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के उस कुलपति को उसके पद से हटवा दिया था। आ रहा है समझ में? तो विश्वविद्यालयों में भी इसका हस्तक्षेप होने लगा जेम्स द्वितीय का, जो जनता को गवारा नहीं हुआ। जनता इसे संभाल नहीं पा रही थी, सारी चीजों को सहन नहीं कर पा रही थी। और जो सबसे बड़ा कारण रहा वो तो आप लोगों ने पढ़ ही लिया है, जेम्स द्वितीय के पुत्र का जन्म। जेम्स द्वितीय के पुत्र का जन्म, ठीक है, जो कि बहुत बड़ा कारण रहा था, जो कि आप पढ़ ही चुके हो, मुझे बार बार बताने की जरूरत नहीं है। तो ये सारे कारण रहे थे इंग्लैंड की क्रांति के। अब आगे हम देखेंगे इंग्लैंड की क्रांति के प्रभाव, कि इंग्लैंड की क्रांति के पश्चात जो भी वहां पर परिवर्तन हुए, जो भी वहां पर प्रभाव देखने को मिला, वो क्या क्या थे। ठीक है, सबसे पहले आप जान गए होंगे, आपने देखा था बिल ऑफ राइट्स पारित हुआ। बिल ऑफ राइट्स में क्या किया गया कि संसद को जो भी अधिकार दिए गए थे उन्हें कानूनी मान्यता दे दी गई। सेना में वृद्धि करनी है, सेना में नियुक्ति करनी है, ये सारे अधिकार संसद को सौंप दिए गए और इस तरह से राजा की शक्ति में कमी कर दी गई। तो इंग्लैंड की क्रांति का सबसे पहला प्रभाव क्या देखने को मिलता है कि राजा की शक्ति में कमी कर दी गई। राजा की शक्ति में कमी कर दी गई। ठीक है, अगला प्रभाव, अब जो कि पहले से इंग्लैंड में एक राजतंत्रात्मक व्यवस्था चली आ रही थी, राजा के पास ही सर्वोच्च शक्ति हुआ करती थी, संसद का कोई इतना विशेष रोल नहीं था। लेकिन क्रांति के पश्चात क्या होता है, एक संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना हो जाती है यहाँ पर, जो कि आज तक मौजूद है। आप आज भी इंग्लैंड में अगर देखोगे तो वहां पर संवैधानिक राजतंत्र ही मौजूद है। संवैधानिक राजतंत्र मतलब जो सर्वोच्च शक्ति है वो संसद के
अंदर निहित होती है। सर्वोच्च शक्ति जो है उस राज्य की, जो भी कानून बनेंगे, जो भी सेना में जो भी परिवर्तन लाना है, वो सारे परिवर्तन को करने का अधिकार केवल संसद का होगा। ठीक है, राजा केवल नाम मात्र का राजा रहेगा, मतलब एक जन सामान्य जैसी उसकी भी स्थिति होगी। आया समझ में? तो इस तरह से क्रांति के पश्चात संवैधानिक राजतंत्र की क्या हो जाती है स्थापना। इसमें कोई टफ नहीं है, ऐसा कोई शब्द नहीं है जो आपको समझ में ना आया हो, सारे चीजों को आपने समझ लिया है। इस कारण अगर आप ये ना भी लिखेंगे, अगर आप अपनी समझ के अनुसार भी लिखेंगे तो भी सही माना जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। सेना पर हो जाता है संसद का अधिकार, जो कि आप पढ़ चुके हो। सेना पर संसद का अधिकार। सेना में कितने सैनिकों की नियुक्ति करनी है, कितने सैनिकों को बाहर करना है, कैथोलिकों को करना है या भर्ती, या तो फिर प्रोटेस्टेंट को करना है भर्ती, ये सारे जो अधिकार है ये संसद के पास आ गए, जो कि पहले राजा के पास हुआ करते थे, जो कि आपने पढ़ा कि स्थायी सेना में वृद्धि की और उसमें केवल कैथोलिकों की ही नियुक्ति की। ठीक है, आगे चलते हैं। संसद ने किया धार्मिक सहिष्णुता कानून का, धार्मिक सहिष्णुता कानून पास किया संसद ने। ठीक है, संसद ने किया क्या? धार्मिक सहिष्णुता कानून पास, और इस कानून के तहत जो भी कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट के मध्य जो भी भेदभाव किया जाता था, उस भेदभाव को क्या किया गया? खत्म किया गया। और इसके अलावा यह भी किया गया, देखिए धार्मिक सहिष्णुता कानून पारित किया गया, और कानून के अंतर्गत यह भी कहा गया कि राजा को जो भी अधिकार थे कि राजा जो संसद को कह देगा, संसद को उसकी बातें माननी पड़ेगी, और इस कानून के तहत वो उस सारी चीजों में परिवर्तन किए गए और कहा गया कि संसद जरूरी नहीं है कि संसद राजा के बताए गए बातों को माने ही, राजा के बताए गए नियमों को फॉलो करे, जरूरी नहीं है। ठीक है, ये संसद पर निर्भर होगा कि वह राजा की बातों को मानती है या फिर नहीं मानती है। और एक सबसे बड़ी बात की गई यहाँ पर कि अब कैथोलिक धर्म नहीं, अब वहां पर कहां पर? इंग्लैंड में कैथोलिक धर्म का वर्चस्व नहीं, बल्कि एंग्लिकन धर्म का वर्चस्व होगा। वास्तविक जो धर्म है वहां का वो कैथोलिक ना होकर एंग्लिकन धर्म होगा। आगे समझ में? इसमें कोई ऐसी याद करने वाली चीज नहीं है। ठीक है, आप पहले अगर आपने समझ ली सारी चीजें तो आपको अपने आप बन जाएंगी। विदेश नीति पर भी काफी प्रभाव पड़ा। पहले राजा क्या क्या करता था? केवल अपने हितों की पूर्ति के लिए जो भी व्यवस्थाएं थी, जो भी विदेश नीति थी, उनका पालन क्या करता था? केवल अपने हितों की पूर्ति के लिए, राज्य से उसे कोई मतलब नहीं था। लेकिन अब क्या होता है? संसद के हाथों में सारी शक्ति आ जाती है और संसद जनसाधारण के हितों को देख करके सारे कानून लागू करेगी और सारी व्यवस्थाएं संचालित करेगी। तो संसद द्वारा ही विदेश नीति का भी संचालन किया जाने लगा। विदेश नीति का संचालन, और जो सबसे बड़ा प्रभाव पड़ा था इसका, वो पड़ा था यूरोप की राजनीति पर, यूरोप की राजनीति पर, जो कि आप आज भी देख रहे हो। अगर आप इंग्लैंड में देखो तो वहां पर क्या है? संवैधानिक राजतंत्र की व्यवस्था है। वहां पर राजा होता है या महारानी होती हैं, ठीक है, उनको केवल नाम मात्र का अधिकार दिया जाता है। जो सर्वोच्च शक्ति है, जिस प्रकार अपने यहाँ राष्ट्रपति नाम मात्र का शासक होता है, लेकिन जो सर्वोच्च शक्ति होती है वो प्रधानमंत्री के पास होती है। लेकिन उसी प्रकार इंग्लैंड में इंग्लैंड की तर्ज पर ही हमारे यहाँ शासन प्रणाली अपनाई गई है। ठीक है, तो उसी प्रकार इंग्लैंड में भी क्या होता है कि जो राजा है वो नाम मात्र का शासक रह गया है और जो सर्वोच्च शक्ति है वो संसद को सौंप दी गई है। आगे समझ में? और इस तरह से यूरोप की राजनीति में भी हो जाता है उस समय पर परिवर्तन, और यह परिवर्तन तब से लेकर आज तक हम देख रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका इंग्लैंड की क्रांति के प्रभाव। अब एक क्वेश्चन आया था 2017 या फिर 2016 में, 2017 में आया था कि इंग्लैंड की क्रांति का मूल्यांकन कीजिए। ठीक है, तो मूल्यांकन क्या, उसकी पृष्ठभूमि आपने थोड़ा बहुत जो समझी, किस कारण हुआ है,
ठीक है, क्या क्या कारण रहे इस क्रांति के घटित होने में, और घटना के क्रांति के दौरान कौन कौन सी घटनाएं घटित हुई, और उसके बाद क्या क्या प्रभाव देखने को मिला। आप एक सारांश में उन सारी चीजों को लिख देंगे। ठीक है, यही सारी चीजें आपको लिखनी है। तो ये हो गया प्रभाव, और आपकी होती है इंग्लैंड की क्रांति खत्म, और अगले वीडियो से हम देखेंगे फ्रांस की क्रांति। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक।